आपका जो जुडिशल एग्जामिनेशन है वो 3 फेसेस में है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो रिटन में है, और तीसरा आपका वाइवोसी है जिसको ओरल एग्जामिनेशन कहा जाए, जिसको इंटरव्यू आप कहते हैं। क्वेश्चन वही होता है लेकिन 3 फेसेस में डिफरेंट डायमेंशंस में आपके सामने आता है और आप उसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा एफिशिएंसी से सॉल्व करेंगे तो सिलेक्शन हो जाती है एज अ जज, और मीडिया कर लेवल पे चले जाते हैं तो फिर आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो एग्ज़ामिनेशन का फिनोमेना है, प्रोसेस है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी चूँकि ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंजंक्शन एंड स्टे ऑर्डर, और फिर उसके इंजंक्शंस के मैंने 8 क्लासेस दिए हैं नीचे, जिसमें टेम्पररी इंजंक्शंस हैं और टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शंस हैं, परमानेंट इंजंक्शन है, मैंडेटरी इंजंक्शन है, इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड वो है, इन व्हाट circumstances and at what stages court grants stay and what are the ingredients of stay. We will discuss all that. तो एक तो पहले ये है कि इंजंक्शन में और स्टे में फ़र्क क्या है। कोर्ट एक इंजंक्शन ग्रांट करती है कि इनिशियली उस इंजंक्शन का जो फॉर्मेट है वो है एड इंटीरम इंजंक्शन। कोर्ट की तरफ से चीज़ों को, थिंग्स को रोकने का कि भाई आप यानी एक्शन में ना आएँ और आगे ना चलें। तो इसका मकसद ये है कि वर्चुअली एक चीज़ को रोका जाता है फ्रॉम इट्स फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज़ को रोका जाता है। और कोर्ट का ये इंटरवीनिंग अरेंजमेंट होता है जिसको एड इंटीरम इंजंक्टिव ऑर्डर कहते हैं। दूसरा स्टे। स्टे ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट कोई स्टे नहीं करती भाई स्टे इज़ ग्रांटेड। स्टे का मकसद ये होता है कि भाई थिंग्स शैल रिमेन सेम एज इट इज़, और वर्चुअली जो चीज़ आपका इस तरफ ध्यान नहीं जाता होगा, ये स्टे जो होता है ये कोर्ट टू कोर्ट होता है। एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को स्टे करती है, इसको स्टे कहते हैं। ठीक है ना, ये स्टे पार्टी के लिए नहीं होता है, ये स्टे कोर्ट के लिए होता है। अच्छा, उसका एक इंस्टेंस है, चूँकि आपके लिए नई चीज़ होगी कि भाई ये स्टे ऑर्डर तो होता है, वकील जाते हैं कि भाई स्टे ऑर्डर जा कर लेते हैं, और आप मेरे लिए कहेंगे ये कहता है कि भाई ये स्टे पार्टी के लिए नहीं होता, ये स्टे कोर्ट के लिए होता है। पार्टी के लिए तो इंजंक्शन होता है, और इन द वेरी आउटसेट, एट द वेरी आउटसेट एड इंटीरम इंजंक्शन होता है, फिर वो कंफर्म होता है, वो कंफर्म परमानेंट इंजंक्शन होती है। लेकिन परमानेंट भी इंजंक्शन है, परमानेंट स्टे ऑर्डर नहीं है। लॉ के अंदर जो वर्ड है वो इंजंक्शन का है, स्टे ऑर्डर का नहीं है। अच्छा, अभी आपको मैं फॉर रेडी रेफरेंस यानी ले जाता हूँ ऑर्डर 41 रूल 5 CPC। ऑर्डर 41 रूल 5 CPC के अंदर ये आता है कि जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो निचली कोर्ट का जो भी जजमेंट है, ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट है, उसको स्टे करती है। ठीक है ना। अभी मैं आपको ले जाता हूँ सेक्शन 21 सिंध रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनेंस, अपील। उसके अंदर अपील होती है जिसके अंदर जो रेंट कंट्रोलर ऑर्डर करता है कि भाई 2 महीने के अंदर घर खाली कर दो, तो उसको अपीलेट कोर्ट स्टे करती है कि भाई ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर स्टेड है। तो इसका मकसद ये हुआ, स्टे वर्चुअली जो ऑपरेट करता है वो कोर्ट टू कोर्ट करता है। एक कोर्ट सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट के फंक्शनल यानी जो जजमेंट है उसके ऑपरेशन को जो सस्पेंड करती है, इसको स्टे कहते हैं। अब समझ गए ना। तो ये स्टे वर्चुअली ये होता है। अभी चूँकि कोर्ट जो है वो रिट ऑफ सर्श्योरी भी इशू करता है, हाई कोर्ट,
और रिट ऑफ सर्शोरी के तहत निचली कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट की, इन्फीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करता है। हाई कोर्ट अंडर रिट ऑफ सर्शोरी यानी सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके फंक्शन को, प्रोसीडिंग को स्टे करता है। तो स्टे कोर्ट टू कोर्ट होता है, कोर्ट टू पार्टी नहीं होता। कोर्ट टू पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर होता है। अच्छा, अभी जो हमारे पास जो इंजंक्शन के जो काइंड्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि ये हैं क्या। टेम्पररी इंजंक्शन जो इसका ओरिजिन है, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको समझना चाहिए कि व्हाट आर द टेम्पररी इंजंक्शंस। अच्छा, टेम्पररी इंजंक्शंस आर प्रोवाइडेड under the code of civil procedure and for that there is order 39 CPC। order 39 CPC के अंदर ये चीज़ आई है, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। और टेम्पररी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC। अच्छा, टेम्पररी इंजंक्शंस हम कब और किस टाइम पे कोर्ट से लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, और कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शंस कैसे लेते हैं, उसका प्रोसीजर, तरीक़ेकार क्या है, वो आपके लिए सीखना एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास जो इंजंक्शन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, वो प्रोवाइडेड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सेक्शन है 54। 54 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करता है परपीचुअल इंजंक्शन। क्या बोलता है, क्या प्रोवाइड करता है? परपीचुअल इंजंक्शन। परपीचुअल इंजंक्शन मीन्स परमानेंट इंजंक्शन, मुकम्मल इंजंक्शन। अभी मेन जो रिलीफ निकलता है स्पेसिफिक रिलीफ से, उसको रेगुलेट किया जाता है उसके अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो ये जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं वो भी रेगुलेट करती हैं परमानेंट इंजंक्शन को, और परमानेंट इंजंक्शन का प्रोसीजर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर और टेम्पररी इंजंक्शन का प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, क्योंकि ये प्रोसीजर टेम्पररी का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर नहीं दे सकते थे। उसके पीछे जवाब है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर अगर हम केस दाखिल करते हैं इंजंक्शन का, तो इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो परमानेंट होती है वो ग्रांट होती है, लेकिन जब सूट डिक्री होता है, मीन्स दिस इंजंक्शन which is granted under section 54 special relief act is subject to its confirmation through decree, or when decree is passed, relief of permanent injunction will be allowed। कोर्ट कैसे डिक्री पास करेगी? प्लेंटिव सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन इज डिक्रीड, मीन्स ये जो परमानेंट इंजंक्शन का इसका सूट है, हम डिक्री कर रहे हैं, और ये जो परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ एवर इसको दे रहे हैं, परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। देयर इज नो एनी अदर लैप्स और एनी अदर टाइम फ्रेम, इट इज फॉर एवर। समझ गए ना मेरी बात? तो लॉ ने यानी एक मैकेनिज्म रखा कि मेन रिलीफ जो प्रोवाइडेड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो मेन रिलीफ के पास प्रोसीजर नहीं है कि भाई प्रोसीजर कैसे चले। तो इसीलिए चूंकि लोगों को परमानेंट इंजेक्शन तो चाहिए, हम तो सूट तो दाखिल करते हैं परमानेंट इंजेक्शन का, हम सूट दाखिल करते हैं कि भाई ये मेरी ऑफिस है, मैं आपको उसका मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक बंदा आता है, मुझे कहता है कि कुरैशी साहब, आप जिस ऑफिस में हैं ये इसके अंदर आपकी पोजीशन इलीगल है। मैं कहता हूँ भाई क्यों मेरी पोजीशन इलीगल क्यों है? आपके पास इसके डॉक्यूमेंट इनसफिशेंट हैं और आपका टाइटल डिफेक्टिव है, ये देखो मेरे पास सेल लीड है, और लिहाजा मैं आपको एक नोटिस देता हूँ कि आप जो हैं वो इसको 8 दिन के अंदर खाली कर दें, नहीं तो आई विल एडॉप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर गेटिंग दिस प्रीमिस वेकेटेड फ्रॉम यू। तो अभी दो बातें हैं मेरे पास, तो अभी और तो कोई नहीं है अल्टरनेट एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, एज अ यानी
एक लॉ नोइंग पर्सन, मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि अपने रेमेडियल या रिड्रेसल के लिए मैं कोर्ट ऑफ लॉ से सपोर्ट लूँ। ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई जनाब आली ये मुझे जो है वो धमका रहा है, एंड ही इज़ थ्रेटनिंग मी, और ही हैज़ इन्वेटेड टू थ्रेटन मी, एंड ही इज़ लाइकली डिस्पोजेस मी फ्रॉम दिस प्रीमिसेस, and unless the court comes to my rescue or protect my possession, I shall suffer badly, I shall suffer irreparable loss. So far prima facie case is concerned, which is ingredient of order 39. क्यों ऑर्डर 39 के अंदर वो मैं आता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो मुझे एक बेहतरीन केस है और आप मुझे जो है वो इसका आगे चलकर मैं उसको इस्टेब्लिश करता हूँ कि मेरी इसके अंदर जो ऑक्यूपेशन है वो एक राइटफुल ओनर की है, लॉफुल ओनर की है, और मैं इसके अंदर ना इंक्रोचर हूँ ना मेरा कोई स्टेटस डिफेक्टिव है। मैंने केस डाला और उसके अंदर क्या मैंने क्लेम किया? मैंने क्लेम किया कि भाई सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। और मैंने प्रेयर में क्या लिखा? डिक्री में बी पास्ड, डिक्री में बी पास्ड अलोइंग मी रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। अच्छा, अभी डिक्री जब हो ना, अब डिक्री कब होगी? प्लेंटिफ पहले हमने पेनेंट डाली, रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, एडमिशंस ऑफ द पार्टीज होंगी, कोर्ट इशू सेटल करेगी, प्लेंटिफ साइड एविडेंस चलेगी, डिफरेंट साइड एविडेंस चलेगी, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोर्ट जजमेंट लिखेगी, उसके अंदर मेरी डिक्री होगी। तब तक तो ये मुझे दौड़ा देगा। तो लॉ ने कहा, लॉ मेकर्स ने कहा भाई ठीक है, इसका केस तो स्ट्रांग है, अभी ऐसा करते हैं कि इसको बीच में जैसे केस दाखिल करे, इसको आप इंटीरम को रिलीफ दे दें। इंटीरम रिलीफ ऐसा दे दें जैसे इसकी पोजीशन तो प्रोटेक्ट हो, उसके अंदर बैठ तो सके। तो ब्लॉक स्पेस रिलीफ एक्ट के अंदर तो कोई प्रोविजन है नहीं, क्योंकि स्पेस रिलीफ एक्ट के अंदर तो परपेचुअल इंजंक्शन है, और परपेचुअल इंजंक्शन मीन्स कंफर्म इंजंक्शन, और कोई भी कंफर्म चीज़ होती है सब्जेक्ट एविडेंस। अब एविडेंस तो चला नहीं, प्लेंटिफ की एविडेंस तो चलेगी अंडर कोडल फॉर्मेलिटीज़, उससे पहले तो कुरैशी साहब को ये डिस्पोज कर देगा। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि इसके अंदर क्या है कि प्लेंट के साथ आप एक टेम्पररी इंजंक्शन लें, तो इसीलिए सीपीसी के अंदर टेम्पररी इंजंक्शंस का चैप्टर दिया गया। ऑर्डर 39 के अंदर टेम्पररी इंजंक्शन का दिया गया कि भाई फ़िलहाल कुरैशी साहब को वहाँ स्टे यानी कंटिन्यू करने के लिए आप टेम्पररी इंजंक्शन दें, जिसका सीपीसी के अंदर प्रोसीजर लगाया गया। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरे का पूरा प्रोसीजर यानी सीपीसी से लेता है, बारो करता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अंडर द कोडल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ लॉ होती हैं, जिसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड अपना मुकम्मल कंप्लीट प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। और स्पेस रिलीफ एक्ट का जो मेन रिलीफ होता है, जो सेक्शन 54 स्पेस रिलीफ एक्ट में परमानेंट इंजंक्शन हम लेते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होता है, कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है पहले सारी चीज़ें करो, मुझे तब इन्वोव करना, मुझे तब जगाना जब आखिर में आप डिक्री लें, तब तक मैं सो जाता हूँ। वो 54 सो जाता है, लेकिन रिलीफ उसका वहाँ हो। तो अगर ये सारी चीज़ें सीपीसी करता है तो फिर स्पेस रिलीफ एक्ट के सेक्शन 54 की ज़रूरत क्या है, जब सारी चीज़ें सीपीसी के अंदर है। नोटिस सीपीसी के अंदर निकलता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट सीपीसी के अंदर है, रिटन स्टेटमेंट सीपीसी के अंदर है, इश्यू सीपीसी के अंदर है, एविडेंस का फिनोमेना प्रोसेस सीपीसी के अंदर है, और क्लोजिंग ऑफ द साइड सीपीसी के अंदर है, जजमेंट की डिलीवरी सीपीसी के अंदर है। तो फिर स्पेस रिलीफ एक्ट का रोल है क्या? सही बात है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द स्पेस रिलीफ एक्ट? लॉ कहता है कि अगर आप खाली टेम्पररी इंजंक्शन का सूट दाखिल करेंगे तो वो सूट तब तक मेंटेनेबल नहीं होगा जब तक आपका मेन रिलीफ, कंफर्म रिलीफ आप नहीं प्रे करेंगे जो फ्लो होता है स्पेस रिलीफ एक्ट से। आपका मेन रिलीफ अवेलेबल है स्पेस रिलीफ एक्ट में, और आप इंजंक्शन लेते हैं, एडिटिरम इंजंक्शन लेते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन लेते हैं एज पर सीपीसी।
तो आगे क्वेश्चन है, चलो ठीक है, एज अ फॉर्मेलिटी ऑफ लॉ, एज अ टोकन ऑफ द फॉर्मेलिटी ऑफ लॉ, हमने चलो ठीक है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का कर दिया और उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो उसके अंदर हमने लिख लिया। चलो इस तरह से हम देखते हैं, क्या अगर हमारा 54 चलो ठीक है उसके अंदर इतनी मेंटेनेबिलिटी नहीं है तो क्या कोर्ट हमें टेम्पररी इंजंक्शन अलो करेगी? क्योंकि पहले तो आपको जैसे मैंने बताया कि कोर्ट तो फिर यानी ये जो स्पेशल रिलीफ का सेक्शन 54 है ये तो डॉर्मेंट है, ये तो इन्वोक तब होगा जब प्रोसीडिंग ट्रायल टर्मिनेट होगा। और ट्रायल टर्मिनेट कब होगा? जब जजमेंट अनाउंस होगी। और उसके अंदर क्या जज लिखेगा? सूट ऑफ द प्लेंटिव्स डिक्रीड मीन्स परमानेंट इंजंक्शन अलोड, यानी वो एक मरतबा फॉरएवर होगा, तब तक तो टेम्पररी इंजंक्शंस होती हैं। तो भला इसके अंदर ये करते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन है तो क्या कोर्ट जब टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगी तो फिर वो तो प्रोविजन सोया हुआ है ना 54 को, कोर्ट उसको तो नहीं देखेगी। दिस अ क्वेश्चन। तो लॉ कहता है कोर्ट पहले 54 को देखेगी। कोर्ट 54 में ये देखेगी कि आया इसका सूट 54 में मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर 54 में उसका सूट मेंटेनेबल नहीं है तो टेम्पररी इंजेक्शन नहीं देगी। कोर्ट जो बेस बनाएगी वो 54 को बनाएगी, उसके अंदर देखेगी कि 54 के अंदर उसका सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर मेंटेनेबल है तो फिर कोर्ट उसको टेम्पररी इंजेक्शन देगी, अगर मेंटेनेबल नहीं है तो नहीं देगी। अभी आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये किस तरह से पता चलाया जाए कि प्लेंटिफ का सूट जो है वो 54 में मेंटेनेबल है, ये कैसे पता चलाया जाए? ठीक है ना। अभी जब सूट दाखिल होता है तो उसके अंदर परमानेंट इंजंक्शन के लिए जिस तरह से ये मेरी ऑफिस है, अभी मेरी ऑफिस है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कोई बंदा मुझे थ्रेट करके गया है तो मेरे पास ये चीज़ है जो सामने आती है, भाई या तो ये इन्फ्लुएंशियल बंदा है, कल ही आएगा थ्रू पुलिस के मुझे डिस्पोज करेगा, और अगर इस तरह से मुझे डिस्पोज करेगा अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फिर तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा तो कोर्ट तो मुझे देगी एड इंटीरिम इंजंक्शन मीन्स रोकेगी। कोर्ट तो ये नहीं कहेगी भाई कुरैशी साहब को पोजीशन में वापस लाओ, तो मीन्स मैं तो गया हर काम से। अभी चूंकि जब ये मुझे एप्रीहेंशन है तो फिर मैंने कोर्ट के अंदर परमानेंट इंजंक्शन का केस दाखिल कर दिया और टेम्पररी इंजंक्शन की इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन लगा दी। तो कोर्ट ने कहा कि कुरैशी साहब पहले आप ये बताएं कि आप वहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं। मैंने कहा से मैं वहाँ 6-7 साल से रह रहा हूँ। आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? से मेरे पास ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और आप वाकई उसके अंदर पोजीशन में है? से मैं पोजीशन में हूँ, मैं सेंटर चलाता हूँ, मेरे सेंटर की रिकॉग्निशन है। ओके, कोर्ट जब मुतमईन हो जाती है कि कुरैशी साहब वहाँ इस प्रीमिसेस में पोजीशन में है तो यानी परमानेंट इंजेक्शन के फेवर का 80% जो रिलीफ है वो वर्चुअली मेरे फेवर में हो गया। क्यों कि मेन जो यानी चीज़ इस्टेब्लिश कोर्ट के अंदर करनी होती है फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग एड इंटीरिम इंजंक्शन दैट इज पोजीशन। इफ आई एम virtually I am in possession, practically I am in possession, I cannot be dispossessed from this possession otherwise than due course of law। देखो लॉ ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। इवन अदरवाइज अगर मेरे पास कोई टाइटल नहीं है मेरे पास, यानी इस ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं उसकी पोजीशन को लॉ ने क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 कैटेगरी जो उसकी है वो है फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन क्या है? द मैन हु इज इन पोजीशन। नाउ हु इज इन पोजीशन ऑफ दिस ऑफिस? कुरैशी साहब इज इन पोजीशन। ठीक है ना, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि फिजिकल पोजीशन ऑफ दिस ऑफिस लाइज विद कुरैशी साहब, नंबर 1। नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव मीन्स वो चीज़ जो हकीकी हो लेकिन दिखाई नहीं देती। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल थिंग मीन्स जो चीज़ दिखाई दे, इसको हम टेंजिबल कहते हैं। नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल मीन्स जो चीज़ दिखाई ना दे। तो लॉ का ये जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के अंदर कुरैशी साहब इस पोजीशन का होल्डर है
तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसकी है, इसका मालिक कौन है, ये तो आपको पता ही नहीं है। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तीसरी पोजीशन फिजिकल मैंने आपको बताई, कंस्ट्रक्टिव मैंने आपको बताई, तीसरी है ज्यूरिडिकल पोजीशन। ज्यूरिडिकल पोजीशन मीन्स पोजीशन बेस्ड ऑन सम राइट, दैट इज कॉल्ड ज्यूरिडिकल पोजीशन। हाउ and with what explanation? By I am in possession, I am holding this possession by virtue of my ownership on the basis of sublease, that is a yani juridical possession. Another class of possession, juridical means I am its tenant and I have tenancy agreement, that is in my possession, I pay monthly rent, and that is called juridical possession, means possession on basis of some right. नंबर 4 जो पोजीशन का है, दैट इज इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड पोजीशन। अ मैन हैज नो टाइटल एट ऑल, ही इज नीदर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नॉर ही इज tenant of the property, he has occupied the property, he has trespassed into the property, and he has no locus standi to sit or stay in the property, and he is 100% point blank encroacher in the property। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है इस encroacher को भी इस तरह से ना हटाओ कि भाई उसके सोफे पे बाहर फेंको। There is a law, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट। एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट लॉ है जिसके अंदर ये जुरिस्डिक्शन भी कंसर्न जो रेवेन्यू के ऑफिशियल से उसको इंटरेस्ट की गई है कि भाई आप उसको नोटिस दें, और नोटिस देने के बाद आप उससे टाइटल मांगें। अगर टाइटल नहीं देते हैं तो आप उसकी पोजीशन देखें तो पोजीशन कितने टाइम से है, और उसके अंदर जब आपको एस्टेब्लिश हो जाता है कि ही इज़ इन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन, तो आप उसको यानी एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट उसके अंदर जो उसकी पोजीशन है नोटिस देने के बाद फिर आप उसको निकालें कि भाई आप 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है, आप पोजीशन खाली करें। ये नहीं है लॉ के अंदर अगर कोई बंदा पोजीशन के अंदर है तो आप उसका सामान बाहर फेंकें। तो यहाँ जब हमने कोड के अंदर, हम वापस टॉपिक पे आते हैं, कोड के अंदर जब हमने ये एस्टेब्लिश किया कि मैं उसके पोजीशन में हूँ सर, मैंने स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन 54 का परमानेंट इंजंक्शन इन्वोक किया है, उसके अंदर मेरा सूट है, उसके अंदर मेरा स्ट्रांग केस है, तो उसके अंदर लॉ कहता है कि जब आप परमानेंट इंजंक्शन ने आपने दाखिल कर दिया तो परमानेंट इंजंक्शन आपकी मेंटेनेबल तब है जब उसके साथ आपकी टेम्पररी इंजंक्शन हो, अगर आपको ज़रूरत है। टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर कोर्ट 3 चीज़ों से यानी इम्प्रेस होती है, और आपकी 3 चीज़ें अगर इस्टेब्लिश हो गई तो कोर्ट आपको वो स्टे भी देती है, इंजंक्शन भी देती है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई केस मीन्स आर्ग्यूएबल केस, मेंटेनेबल नहीं, आर्ग्यूएबल। मेंटेनेबल समथिंग डिफरेंट। लॉ कहता है कि प्राइमा फेसाई बेसिस पे इंजंक्शन नहीं मिलता अनलेस 2 अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। एंड व्हाट आर अदर 2 कंडीशंस? नंबर 1 ये है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। लॉ कहता है कि इट विल बी सीन बाय द कोर्ट ऑन whom बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज, आइदर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन फेवर ऑफ ग्रांट ऑफ इंजंक्शन और रिफ्यूजल ऑफ द ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। जो दूसरी कंडीशन थी वो थी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मकसद ये है कि ये देखा जाए कि इंजंक्शन के ग्रांट करने का जो बैलेंस है वो प्लेंटिफ के साइड पर ज़्यादा है या डिफरेंट के साइड पर ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि प्लेंटिफ को अगर इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो डिफरेंट सफ़र करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर प्लेंटिफ को इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया तो प्लेंटिफ सफ़र करेगा और डिफरेंट के फ़ायदे में जाएगी। तो कोर्ट को विजिलेंटली जब ये 3 और तीसरी जो कंडीशन है वो इर्रेपरेबल लॉस। इंजंक्शन से ग्रांट करने से नुकसान किसका होगा? प्लेंटिफ का नुकसान होगा, डिफरेंट का नुकसान होगा। जब 3 ये इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस, और तीसरी जो पहली जो मैंने आपको बताई थी वो थी प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस
and irreparable loss. If all these three conditions are complete, you will successfully get ad interim injunction order from the court. ये बहुत ज़रूरी होता है। अब समझ गए ना। तो परमानेंट इंजंक्शन 54 के अंदर आता है, टेम्पररी इंजंक्शन 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर आता है, और परमानेंट इंजंक्शन का प्रोसीजर स्पेशल रिलीफ एक्ट में है, और टेम्पररी इंजंक्शन का प्रोसीजर सीपीसी के अंदर है। और सीपीसी के अंदर प्रोसीजर इसीलिए दिया गया है कि सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है और इंजंक्शन को इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे ग्रांट करने का एक मैकेनिज्म और प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि जैसे पार्टी को इंटीरिम और जल्दी, क्विक, इमीडिएट और अर्जेंट और इमरजेंट रिलीफ कोर्ट से मिल सके। दिस इज कॉल्ड परमानेंट इंजंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शन, टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शन। व्हाट इज टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शन? पहले तो आपको ये यानी आना चाहिए कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है, ठीक है ना। अभी माशाल्लाह सुबह के टाइम में मैं आया अपने ऑफिस में और मैंने देखा कि मेरे ऑफिस की लाइट कटी हुई है। अरे ये क्या हो गया? बोला से वो लाइट वाले जो हैं वो आपके बिजली वाले वो आपकी लाइट काट गए। मैंने कहा वो क्यों? अच्छा, मैंने देखा कि इन्होंने बिल जो है एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट का इशू कर दिया है, कोई 40-50 हज़ार का करते हैं ऐसा। अभी लाइट नहीं है और उसके लिए अभी क्या करूं? अभी मैंडेटरी इंजंक्शन का मैं सूट बना रहा हूं। भाई मुझे के इलेक्ट्रिक को छोड़ना नहीं है और उनको हर हाल में कोर्ट के अंदर लेके जाना है। तो मेरे पास लीगल जो चैनल्स हैं या लीगल जो एक सीक्वेंस है मेरे रेमेडियल के लिए, मेरे रिलीफ के लिए, वो क्या है? आई विल इन्वोक दैट। यानी इसका मकसद ये है कि इसके अंदर मेरा केस परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन सेक्शन 54 में फॉल नहीं करता और उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है टेम्पररी इंजंक्शन अंडर 39 उसमें भी नहीं आता कि मुझे अर्जेंट और इमरजेंट रिलीफ उस वक्त मिले, वो भी नहीं मिल सकता। लेकिन मिलेगा भी तो कोर्ट कहेगी भाई हम रोकते हैं, रोकेंगे तो क्या से, वो तो काम तो मेरा तमाम हो गया। तो लॉ ने उसका एक और मैकेनिज्म सेट कर दिया जिसको कहते हैं मैंडेट। मैंडेट मीन्स मैंडेटरी इंजंक्शन। उसका मकसद क्या है? रिवर्स गियर। इसको रिवर्स गियर लगाओ और रिवर्स गियर के अंदर जाओ और कुरैशी साहब को लाइट बिजली कनेक्शन रेस्टोर करके ओरिजिनल रेफरेंस में दे दो। इट इज़ कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। ठीक है ना? अब समझ गया ना। लेकिन बात ये है कि इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि पहले तो मुझे कनेक्शन मिले और उसके बाद जाकर मैं अपना केस लगाऊं, फिर आगे चलकर मुझे मैंडेटरी इंजंक्शन मिले। जैसे अमूमन यानी सिविल सूट के अंदर जहाँ परमानेंट इंजंक्शन होता है तो पहले इंटीरिम रिलीफ के लिए टेम्पररी इंजंक्शन होता है, रिलीफ देयर एंड देयर। उसका जो प्रोविजन है इंटीरिम मैंडेटरी इंजंक्शन का वो है सेक्शन 53 स्पेशल रिलीफ एक्ट। सेक्शन 53 स्पेशल रिलीफ एक्ट में इंटीरिम मैंडेटरी इंजंक्शन का प्रोविजन है। उसके लिए अभी एक अदर क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर वो आप 53 एड इंटीरिम का मैंडेटरी एड इंटीरिम इंजंक्शन ले रहे हैं तो आप सीपीसी से कौन सी सपोर्ट ले रहे हैं जो टेम्पररी इमीडिएट हो, क्योंकि वो टेम्पररी जो है वो स्पेशल रिलीफ एक्ट की है और उसके लिए आपको फिर भी सीपीसी की सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए एज अ एडवोकेट मैं या एज अ जज होता था तो वकीलों को मैं एडवाइस करता था कि भाई ये प्रोविजन यूँ साइड करें। वो है सेक्शन 53 स्पेशल रिलीफ एक्ट रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 2, 1 नहीं रूल 2, क्योंकि 1 जो आता है वो आता है टेम्पररी इंजंक्शन से ऑर्डर 39 के साथ। जब ऑर्डर 39 होगी वहाँ रूल 1 लगेगा और जहाँ सेक्शन 53 होगी वहाँ ऑर्डर 39 रूल 2 लगेगा। मैं अभी आपको वो से प्रोविजन पढ़कर सुनाता हूँ जिससे आपकी नॉलेज मजबूत हो। सेक्शन 53 टेम्पररी इंजंक्शंस, टाइटली ये है टेम्पररी इंजंक्शंस, ये स्पेशल इफेक्ट में है, मीन्स टेम्पररी इंजंक्शंस
Temporary injunctions are such as are to continue until a specified time or until the further order of the court. They may be granted at any period of a suit and are regulated by the Code of Civil Procedure. तो मैंने AIR के लॉ में पढ़ा था, जहाँ AIR के लॉ इंडिया के जज ने लिखा था कि जो टेम्प्ररी मैंडेटरी इंजंक्शन होती है, टेम्प्ररी मैंडेटरी इंजंक्शन विल बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 53 रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 2 CPC। अभी तो एक तो सही प्रोसीजर या सही जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ वो आपको आ गई। अभी प्रोसीजर इसका क्या है, कनेक्शन मेरा रेस्टोर कैसे होगा वो आपको बता रहा हूँ। अभी चूँकि मैं साल तो इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना, जब तक मेरा सूट डिक्री हो और फिर मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट हो, साल तक तो मैं अंधेरे में नहीं रखता ना। मैंने सही प्रोविजन कोट किया, सेक्शन 53 स्पेशल इफेक्ट रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 2 CPC। कोर्ट को, जज को मैंने कहा सर मुझे कनेक्शन तो रेस्टोर करके देना। जज ने कहा कि भाई बात सुने, क्यों आप जज हैं, देखिए मैं वकील हूँ, आप जज हैं, अभी मैं आपके सामने एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। मैंने कहा कोर्ट को, सही आप देखिए इन्होंने मुझे 50,000 का जो बिल दिया है वो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट का दिया है, जिसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और उसकी बेसिस पे मैंने इनके पास क्लेम दाखिल किया, उस क्लेम को भी कंसीडर नहीं किया, मेरी लाइट को डिस्कनेक्ट किया। ये यानी इनिशियल प्रिलिमिनरी लेवल पे ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने है, और मैंने जज को कन्विंस किया कि मैं आपको सर जस्टिफाइड करता हूँ अपना केस। आप देखिए इन्होंने मुझे 50,000 का बिल दे दिया। आप मेरे गुज़श्ता 3 साल के बिल्स देखें, ऐसा कोई बिल है जो मुझे 50,000 का आया हो? हर महीने मुझे बिल 5,000 का आता है, 10,000 का आता है, और 5 और 10,000 से कभी भी मेरा बिल बढ़ा नहीं है। अचानक ये बिल शूटअप इस महीने का 50,000 को कैसे कर गया? तो लिहाजा उस प्रीवियस जो रेशियो है उसके पर्सपेक्टिव में आप देखें, एट द मोस्ट ये हो सकता है सर, जो मैं 5 और 10 के बीच में जो है अमाउंट देता हूँ, एक महीने इस महीने की पेमेंट नहीं है, मैं वो 10,000 रुपया जमा करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मैंडेटरी इंजेक्शन दे दें, मेरा कनेक्शन तो रिस्टोर कर दें। आपको, आप जज हैं, आपको ये पॉइंट मेरी कन्विंस कर गई, आपने कहा कि ये सही कह रहा है। 2 साल के बिल में इनका कभी 10,000 से बिल एक्सीड नहीं किया, 5 और 10 के रेंज में आता है इसका बिल। अभी ये शूटअप कैसे हो गया? तो लिहाजा आप ठीक है कुरैशी साहब, आप 10,000 रुपया पे कर दें। मैंने कोर्ट में 10,000 पे कर दिया, आपने मुझे एड इंटीरियम मैंडेटरी इंजंक्शन दे दिया और डायरेक्ट कर दिया कुरैशी साहब का कनेक्शन आज को आज रेस्टोर करें, नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। फिर मेरा कनेक्शन रेस्टोर हो गया। तो ये हो गया मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन मीन्स थिंग्स शैल बी रेस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल रेफरेंस। अब समझ गए ना? ये आपके लिए है कि भाई मैंडेटरी क्या होता है और परमानेंट क्या होता है, इंटीरियम मैंडेटरी क्या होता है और इंटीरियम परपेचुअल रिलीफ क्या होता है। अच्छा, एक और जो 5 नंबर पर है वो है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड अंडर सेक्शन 56 स्पेशल इफेक्ट। इंजंक्शंस जो हैं वो रिफ्यूज़ होती हैं, कोर्ट रिफ्यूज़ करती है। वो कैसे? आप लाजमी थोड़ी है कि आप जो भी केस दाखिल करें वो आपको अलो कर दें। कोर्ट ये देखती है कि भाई इसके अंदर वो इंजंक्शंस जो हैं वो मेंटेनेबल हैं या नहीं है। तो वो जो 56 के अंदर जो लिखा गया है, जो सेक्शन 56 है, उसके अंदर लिखा गया है कि भाई आपकी कौन सी इंजंक्शन है जो कोर्ट रिफ्यूज़ करेगी। देखो, जुडिशल प्रोसीडिंग, आपने कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर दिया, सही मैं केस दाखिल कर रहा हूँ, लिहाजा मेहरबानी करके जब तक मेरा इस क्लेम डिसाइड ना हो, मेरा ये क्लेम आपके सामने डिसाइड ना हो, तो जो डिफेंडेंट का मेरे ऊपर केस दूसरे ट्राइब्यूनल में चल रहा है आप उसको स्टे कर दें। तो वो कोर्ट कहेगी कि हम जुडिशल प्रोसीडिंग को स्टे करने का हमें पावर नहीं है। तो फिर बोलेंगे ये प्रोपोजिशन कहाँ है? बोलेगा ये सेक्शन 56 में है कि टू स्टे जुडिशल प्रोसीडिंग वो नहीं होगा। ठीक है ना? जुडिशल प्रोसीडिंग स्टे नहीं होगी, वो अगर आपका प्रेयर है वो यानी रिफ्यूज़ होगा। और दूसरी कोर्ट की प्रोसीडिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई कोर्ट जो है वो सुपीरियर कोर्ट जो है नीचे कोर्ट की प्रोसीडिंग यानी स्टे कर सकती है, तो ऊपर वाली कोर्ट नीचे की कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे करेगी।
जैसे अपील के अंदर आर्डर 41(5) में करेगी या रिट ऑफ सरशोरी में करेगी, लेकिन नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर वाली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो सुपीरियर कोर्ट कहलाती है और इन्फीरियर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेगी, सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करेगी। दूसरा ये सेक्शन 56 के अंदर आता है। तीसरा भाई ये लेजिस्लेटिव लॉ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो लोग जो है वो लेजिस्लेटिव लॉ के अंदर जो है वो उसके फोरम को साइन चैलेंज कर रहे हैं और लिहाजा लेजिस्लेटिव कोई भी एक्टिविटी है उसको आप स्टे कर दें, उसको आप रोकें, तो कोर्ट कहेगी कि लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट की जो भी कार्रवाई है हम उसको स्टे नहीं कर सकते। लेजिस्लेशन मीन्स कानून साजी, और पार्लियामेंट के अंदर जो बिल टेबल होते हैं या जो इनेक्टमेंट होती है या जो भी इनके यहाँ होता है, पार्लियामेंट की या लेजिस्लेशन की कोई भी एक्टिविटी स्टे नहीं होगी। नंबर 4, ये आप स्टे कोर्ट से लें कि सही ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है इसके पास हमारा केस है और उसके पास जो प्रोसीडिंग है वो जो ड्यूटी परफॉर्म करता है उसको आप स्टे करें। तो लॉ कहता है किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज़ को स्टे करने का हमें अख्तियार नहीं, लिहाजा ये ड्यूटीज़ भी स्टे नहीं होगी। अच्छा, एक केस क्रिमिनल चल रहा है, एक केस सिविल चल रहा है, तो आप सिविल केस के अंदर कहें स्टे की एप्लीकेशन दे दें, सेंस क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग को स्टे करें, कोर्ट वो भी रिफ्यूज़ करेगी कि कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या कोई और प्रोसीडिंग हम स्टे नहीं करेंगे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टे आप कराना चाहते हैं जो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, माना किसी लॉ के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट डिफेक्टिव है, अभी उसके अंदर आप बोलते हैं कि सही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिफेक्टिव है और लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टे करें क्योंकि ये डिफेक्टिव है। अगर डिफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी या नॉन इन्फोर्सेबिलिटी दैट इज सब्जेक्ट एविडेंस, वो भी कोर्ट स्टे नहीं करेगी। और इस तरह से और भी चीज़ें बहुत सारी हैं कि जो ब्रीच होता है, जो कंपनसेशंस होती हैं या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके अंदर भी कोई भी किसी भी किस्म का यानी स्टे नहीं होता। तो कोर्ट के अंदर जो स्टे नहीं होते हैं और कोर्ट इंजंक्शन रिफ्यूज़ करती है वो सेक्शन 56 में है, उसका टॉप टाइटल है कि इंजंक्शंस व्हेन रिफ्यूज्ड, ठीक है ना। लीगल हैंडबुक पार्ट 4, इसके अंदर पेज नंबर 710, लीगल हैंडबुक पार्ट 4 पेज 710 पे ये क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर मैंने खुद लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अच्छा, परमानेंट और टेम्पररी इंजंक्शंस, permanent or temporary injunctions based on the words used in the injunction order, however, stay is narrower being for particular act with limitation where injunction is a wider term. The grant of injunction, ये मेरे किताब से पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ना क्योंकि इससे आपका यानी मेरे लेक्चर की जो पॉइंट से मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। द ग्रांट ऑफ इंजंक्शंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर स्पेशल रिलीफ एक्ट एंड CPC, whereas stay is a term to describe the order directing another party to be restrained from interfering into the property in questions. Thus, stay refers to either permanent or temporary injunctions based on the words used in the injunction order. तो ये दोनों चीज़ें हैं, वो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है वो अच्छी तरह से खुल जाएगा कि भाई कुरैशी साहब ने जो अपना लेक्चर दिया वो किस पैरामीटर्स में था और स्टे को यहाँ समझाया। और फिर मैंने आपको 5 और प्रोविजंस बताए जिसके अंदर सेक्शन 53, 54, 55, 56 स्पेशल रिलीफ एक्ट की वहाँ इंजंक्शन का टर्म यूज़ हुआ और आखिर में जो प्रोसीजर लॉ का ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 है वहाँ भी वर्ड इंजंक्शन यूज़ हुआ है, ठीक है ना। अभी आप क्लियर हो गए होंगे इंशाअल्लाह ताला।